बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्रॉस होती हैं, जिसके थ्रू मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर ऐसे मटेरियल इंटर करती है जो कि सेल की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें जो है मूवमेंट किस तरह होती है, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो मूवमेंट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एक ऐसा एजेंट है जिसके थ्रू क्या होती है, सेल की चीज़ें अंदर भी आती हैं और सेल की चीज़ें बाहर भी जाती हैं। अब सेल की चीज़ें अंदर कौन सी आएंगी और सेल की चीज़ें बाहर कौन सी बाहर जाएंगी। तो ऐसी चीज़ें जो कि सेल के लिए रिक्वायर होती हैं, जो कि सेल को दरकार होती हैं, उसके लिए यूज़फुल होती हैं, वो सेल की चीज़ें अंदर जाएंगी। और वो चीज़ें जो कि वेस्ट होती हैं, जो कि सेल को रिक्वायर नहीं होती हैं, वो चीज़ें सेल के बाहर जाएंगी। उनको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल या एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब इसके अलावा ऐसे मटेरियल जो कि क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑक्सीजन। और उसके अलावा जो सम हाउ न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, सेल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या होते हैं, ये क्रॉस होती हैं ये चीज़ें। और उसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर आता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, वाटर है, हार्मोन्स हैं, ये भी क्या होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, सेल के अंदर जाते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि ये सेल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सेल की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके अलावा कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जिसमें ये प्रोसेस हैं, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इन प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं और कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है। अब मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, इसलिए देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इसमें हम यही पढ़ेंगे मूवमेंट अगर क्रॉस द मेम्ब्रेन में कौन कौन से, मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन है वो कौन कौन सी मटेरियल को अपने इन होने देती है और अपने आउट होने देती है, और इसके अलावा कौन से प्रोसेसेस हैं। सिंपली बस यही टॉपिक हमारा होता है इसमें। अब यहाँ पर आप देखें कि जो मूवमेंट होती है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव नाम से क्लियर है कि ये एक्टिव एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, और पैसिव एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती और क्यों होती है? एक्टिव ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मूव करती हैं वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करती हैं। अब अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक, कम अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट तक। इसलिए हम किसी भी चीज़ के अगर अगेंस्ट जाएंगे तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। इसलिए इस मूवमेंट में एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव मूवमेंट। और उसके अलावा अनदर ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं पैसिव मूवमेंट। अब पैसिव जो मूवमेंट होती है, नाम से क्लियर है पैसिव से, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम डाउन द ग्रेडियंट जा रहे होते हैं इसमें। डाउन द ग्रेडियंट का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक। अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक हम जब भी जाते हैं कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसलिए इस मूवमेंट को या इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर डेली लाइफ से रिलेटेड, कि अगर आप यहाँ पर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि हिल लाइक स्ट्रक्चर है, स्लाइडिंग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक स्लाइड है यहाँ पर। अब ऊपर से अगर नीचे आए हम, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक आए हम, यहाँ पर सपोज करते हैं आपकी बाइक है यहाँ पर एक, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पर आप मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रेडियंट। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक आप आ रहे हैं। इसमें आपने क्या करना होगा, आपको एनर्जी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब बाइक में होता है एक्सीलेटर, उसको आप एक्सीलरेट नहीं करेंगे, सिंपली आप खुद को छोड़ेंगे और आसानी से आप खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप आ रहे हैं यहाँ पर डाउन द ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक। अब दूसरी, अब इसके अगें इसके ऑपोजिट हम बात करें कि आप अप हिल जा रहे हैं या आप डाउन हिल आ रहे थे, और यहाँ पर आप अप हिल जा रहे हैं। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक आप जब भी जाते हैं तो आप जाते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अब अगेंस्ट द ग्रेडियंट आप जब भी जाएंगे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि आप जा रहे हैं अगेंस्ट, आप किसी चीज़ को मुखालफ कर रहे हैं, इसलिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब दूसरी एग्जांपल भी आप अगर देखें कि लाइक आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ अगर आप चढ़ते हैं ना, तो आपको चढ़ते वक्त आपको एनर्जी लगानी पड़ती है ज़्यादा, और आप जब नीचे उतरते हैं तो आपको एनर्जी कम लगानी पड़ती है।
क्यों कम लगानी पड़ती है? क्योंकि आप आते हैं ऊपर से नीचे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप जाएंगे लो से हाई तो फिर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि आप जा रहे हैं अगेंस्ट। ये थी कुछ एग्जांपल डेली लाइफ से रिलेटेड। अब आते हैं अपने टॉपिक्स पर कि डिफ्यूजन है सबसे पहले। अब डिफ्यूजन जो आता है वो आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, इसकी डेफिनेशन हमें ये बताती है कि डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। क्या मतलब? यहाँ पर हाई अमाउंट से लो अमाउंट तक चीज़ें मूव करेंगी, और इसमें क्या होगा, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम जाएंगे डाउन द ग्रेडियंट, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती। इसमें मूवमेंट लिविंग से नॉन लिविंग मेम्ब्रेन में भी हो सकती है, और उसके अलावा इसका मीडियम जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। डिफ्यूजन जो है वो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में होती है, आइदर इट इज़ लिक्विड, आइदर इट इज़ गैस, आइदर इट इज़ सॉलिड। सॉलिड में बिल्कुल कम होती है, ना होने के बराबर होती है, मगर गैस और लिक्विड्स में ज़्यादा होती है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें एग्जाम्पल डिफ्यूजन की, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या होते हैं? अब मैंने आपको बताया था जो लिपिड बायलेयर हमने पढ़ी थी, उस लिपिड बायलेयर में क्या था, और उस लिपिड बायलेयर में हमने ये पढ़ा था कि जो उसके दो पार्ट्स होते हैं जिसको जो मेम्ब्रेन को बनाते हैं, एक होता है लिपिड बायलेयर और दूसरा होता है प्रोटीन पार्ट। लिपिड बायलेयर ऐसा पार्ट होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन यानी कि गैसेस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो पास हो सकते हैं, और उसके अलावा जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो पास हो सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर ये डिफ्यूजन के थ्रू पास हो रहे हैं लिपिड बायलेयर के पार्ट के थ्रू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेन होती थी उसका एक पार्ट था लिपिड बायलेयर वाला, ये वाला समथिंग लाइक दैट हमने पढ़ा था, ये आपको याद होगा। और इसके बीच में था एक प्रोटीन, प्रोटीन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होती है, प्रोटीन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होती है, और उसके अलावा इन लिपिड बायलेयर के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होती है। अब लिपिड बायलेयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किन चीज़ों की होती हैं? गैसेस होती हैं वो, और छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसके अलावा जो भी नॉन पोलर होते हैं। और यहाँ प्रोटीन के थ्रू उन मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती है जो कि बड़े होते हैं, और उसके अलावा जो क्या होते हैं, जो कि पोलर होते हैं, और उसके अलावा जो कि गैसेस नहीं होते और लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें ये डिफ्यूजन की एग्जांपल, इस डिफ्यूजन को हम सिंपल डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन की बहुत सारी दूसरी टाइप्स भी होती हैं, वो मैं आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, आज की टॉपिक में ही पढ़ूंगा। यहाँ पर आप देखें एक बीकर है, यहाँ पर ये एक बीकर है, ग्लास लाइक है, कंटेनर लाइक है। यहाँ पर हमने क्या किया, लंप ऑफ द शुगर डाला, ठीक है। यहाँ पर आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ये लंप ऑफ शुगर जो है वो इंडिविजुअल एक एक दाने में ये टूट गया और ये स्प्रेड हो गया। दिस स्प्रेडिंग ऑफ लंप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, क्योंकि किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूट होना, किसी भी चीज़ का क्या होना, किसी भी चीज़ का फैल जाना, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। उसको डिफ्यूजन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो डायग्राम शो द मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल विद अ लिक्विड अंटिल इवेंचुअली बिकमिंग द रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब दूसरा टाइप है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस इज आल्सो अ डिफ्यूजन, इट इज़ स्पेशल डिफ्यूजन ऑफ वाटर। यहाँ पर ये स्पेशल डिफ्यूजन होती है वाटर की, और मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज अक्रॉस अकर डाउन द ग्रेडियंट, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या मतलब इसका, इसका मतलब है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक, सॉरी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक चीज़ें क्या करेंगी, मूव करेंगी। और इसमें क्या होता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन तक मूव करती हैं चीज़ें। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब कि जहाँ पर पानी की तादाद ज़्यादा है, और उसके अलावा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जिस जहाँ पर पानी की तादाद कम है और सोल्यूट की तादाद ज़्यादा है। सोल्यूट में सॉल्ट्स भी आ सकते हैं, शुगर भी आ सकती हैं। यहाँ पर मूवमेंट होती है डाइल्यूट सोल्यूशन टू द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब कि जहाँ पर पानी की तादाद ज़्यादा है, ज़्यादा से लेकर कम तादाद तक मूवमेंट होती है। और दिस ऑस्मोसिस इज आल्सो पैसिव प्रोसेस, दिस इज स्पेशल डिफ्यूजन, दिस इज स्पेशल डिफ्यूजन ऑफ वाटर। और ये भी मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक, डाउन द ग्रेडियंट तक। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि
सेल मेम्ब्रेन अलो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू पास थ्रू। इसमें ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड ही पास होते हैं, बट यहाँ पर जो है वो सॉल्ट या शुगर वगैरह पास नहीं होते। यहाँ पर आप बीकर में देखें कि यहाँ पर एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है ये वाला, और ये जो है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्ट्स या शुगर की तादाद ज़्यादा होती है, कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब वाटर मूव करता है डाउन द ग्रेडियंट, मतलब कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन तक। यहाँ पर पानी की तादाद ज़्यादा है तो लिहाजा यहाँ से लेके ये यहाँ तक मूव करेगा, ज़्यादा पानी से कम पानी तक मूव करेगा। अब ज़्यादा पानी को हम कहते हैं, ज़्यादा पानी के होने को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, और कम पानी के होने को कहते हैं हम हाइपरटोनिक। तो ये मूव करेगा हाइपो से हाइपर तक। यहाँ पर आप देखें ये मूवमेंट हो गई है ऑस्मोसिस के थ्रू। अब उसके अलावा बायोलॉजिकल सिस्टम में जो ऑस्मोसिस होती है वो प्लांट और एनिमल में भी इम्पॉर्टेंट होती है। किस तरह? क्योंकि वो उनके सर्वाइवल के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर एनिमल सेल में रेड ब्लड सेल दिखाया गया है और प्लांट सेल भी दिखाया गया है। इनके थ्रू आप देखेंगे कि किस तरह ये सॉल्यूशंस ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप यहाँ पर देखें 3 टाइप के सॉल्यूशंस है यहाँ पर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? नाम से क्लियर है। हाइपो का मतलब होता है, हाइपो मीन्स कोई चीज़ बिलो या कोई चीज़ कम है। आइसो मीन्स कोई चीज़ सेम है या कोई चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा हाइपरटोनिक का मतलब है कोई चीज़ ज़्यादा है। उसके इसमें अब यहाँ पर क्या चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्या चीज़ें कम होती है और क्या चीज़ कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर हाइपो का मतलब होता है कोई चीज़ कम है, और कम क्या है? सोल्यूट मतलब कि सॉल्ट या शुगर वगैरह, ये चीज़ें क्या होती हैं? कम होती हैं। इसमें पानी ज़्यादा होता है, सोल्यूट कम होता है। तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी सही होते हैं और सोल्यूट भी सही होते हैं, मतलब कि दोनों की तादाद क्या होती है? इक्वल होती है। दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और उसके अलावा यहाँ पर अनदर सॉल्यूशन दैट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होता है? हाइपर में सोल्यूट ज़्यादा होते हैं और पानी की तादाद क्या होती है? कम होती है, और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इस बीकर में ये जो पानी दिखाया गया है यहाँ पर, ये जो है वो हाइपोटोनिक है, मतलब कि पानी इसमें ज़्यादा है, सोल्यूट्स यानी कि सॉल्ट वगैरह शुगर वगैरह कम है इसमें। और इसके अलावा ये जो रेड ब्लड सेल आपको दिखाया गया है, ये क्या है? ये है हाइपरटोनिक, इसमें पानी कम है। अब मैंने आपको बताया था कि पानी मूव करता है कहाँ से कहाँ तक? ज़्यादा पानी से ज़्यादा पानी की अमाउंट जहाँ पर होगी वहाँ से मूव करेगा कम अमाउंट के पानी तक, यानी कि हाइपो में ज़्यादा होती है और हाइपर में कम होती है। तो यहाँ पर लिहाजा पानी मूव करेगा इस बीकर से रेड ब्लड सेल के अंदर। इसलिए हम क्या कहेंगे कि अब रेड ब्लड सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, और इवेंचुअली आखिरकार ये बर्स्ट हो जाएगा। क्यों ये बर्स्ट क्यों होगा? क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती, ये एनिमल का सेल है, इसलिए। अब अनदर सॉल्यूशन दैट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट की तादाद इक्वल होती है, लिहाजा यहाँ पर जितनी भी अमाउंट अंदर बाहर आती जाती है तो वो बैलेंस रहती है। अनदर सॉल्यूशन दैट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बीकर में जो है वो यहाँ पर अब सोल्यूट ज़्यादा है। हाइपर मीन्स कोई चीज़ ज़्यादा है, हाइपर, ठीक है, कोई चीज़ की एक्सेस होना उसको हम कहते हैं हाइपर। यहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है, इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बीकर का जो है वो हाइपरटोनिक है, और इस एज कम्पेयर टू बीकर अब जो रेड ब्लड सेल है वो क्या हो गया है? हाइपो हो गया है। अब रेड ब्लड सेल हाइपो हो गया है। अब पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है? हाइपो से हाइपर तक। क्यों? क्योंकि पानी मूव करता है हमेशा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन तक, जिसको हमने कहा था डाउन द ग्रेडियंट। अब हाइपो में पानी ज़्यादा होता है और हाइपर में कम होता है, तो रेड ब्लड सेल से मूव करेगा पानी इस बीकर तक। अब रेड ब्लड सेल फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। और यहाँ पर ये जो है वो एनिमल सेल जिसमें रेड ब्लड सेल दिखाया गया था, इनके सर्वाइवल के आप देखें कि यहाँ पर ये श्रिंक हो रहा है और यहाँ पर ये बर्स्ट हो रहा है। तो इस तरह देखें आप सॉल्यूशंस किस तरह इन्वॉल्व होते हैं, ऑस्मोसिस किस तरह इन्वॉल्व होती है एनिमल के सेल को बर्स्ट करने में या उसके सर्वाइवल में। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर आप देखें प्लांट सेल पर भी यहाँ पर सेम ही है, पर यहाँ पर ये बर्स्ट नहीं होगा। बर्स्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इस पर है सेल वॉल, ये वाली सेल वॉल।
सेल वॉल क्या करती है, ये रेजिस्ट करती है, वाटर को ज़्यादा अंदर नहीं आने देती, ये उसको वहीं अप टू सर्टेन लिमिट्स तक उसको रोक देती है। इसलिए ये प्लांट्स जो सेल है वो सेव रहता है। इसमें भी वाटर मूव करेगा हाइपो से हाइपर तक, यहाँ पर ये सॉल्यूशन की तादाद मेंटेन रहेगी, और यहाँ पर जो है वो प्लांट सेल से पानी आएगा बाहर, जैसे ये एरोस दिखाए गए हैं, आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ये बाहर आएगा, ये भी सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब प्लांट सेल यूज ऑस्मोसिस टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। अब यहाँ पर ऑस्मोसिस के थ्रू ही पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से। अब यहाँ पर आप देखें हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है उसमें क्या होता है, पानी लॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पानी हमेशा मूव करता है हाइपो से हाइपर तक। तो इस लॉस होने का, पानी के लॉस होने का और साइटोप्लाज्म के श्रिंक होने का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो गया है, अब श्रिंक हो गया है। इसके ऑपोजिट होता है डीप्लाज्मोलाइसिस, यानी कि उस कंडीशन को फिर से रिटेन करना, और दिस इज कॉल्ड एज द डीप्लाज्मोलाइसिस। यहाँ पर ये भी बताया गया है आपको कि ये जो किडनी होती है वो ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मोसिस के थ्रू हमारे जो बॉडी में सॉल्ट और वाटर की जो तादाद होती है, कंसंट्रेशन होती है, उसको मेंटेन करती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। या आप अपने 10th क्लास में या अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरह होम्योस्टेसिस में एक एस्पेक्ट होता है ऑस्मो रेगुलेशन, तो उसमें आप पढ़ेंगे किस तरह सॉल्ट एंड सोल्यूट की तादाद को हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ अगर एक्सेसिव हो जाए या कोई भी चीज़ अगर डिफिशेंट हो जाए तो वो बॉडी पर इवेंचुअली असरअंदाज होती है और बहुत नुकसान दिखाती है। इसलिए नॉर्मल होना ही सेहत के लिए और हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है किसी भी चीज़ का। नंबर थर्ड है दैट इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाम से क्लियर है, फैसिलिटेट करना। ऐसी डिफ्यूजन जिसको कोई मॉलिक्यूल आके फैसिलिटेट करेगा। कौन आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा प्रोटीन। प्रोटीन भी दो टाइप्स के आएंगे, एक आएंगी चैनल प्रोटीन और दूसरी आएंगी कैरियर प्रोटीन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक ऐसी स्पेशल डिफ्यूजन है जो कि रैपिड होती है, यानी कि तेज़ होती है, और इसके अलावा ये स्पेसिफिक सब्सटेंस की होती है। मखसूस मॉलिक्यूल होते हैं, कौन से होते हैं, जो कि लिपिड बायलेयर के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाए। अब सेल मेम्ब्रेन में एक था लिपिड बायलेयर और दूसरी थी प्रोटीन। अब जो लिपिड बायलेयर के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाए वो क्रॉस करेंगे कहाँ से, प्रोटीन मॉलिक्यूल के थ्रू। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल भी दो टाइप्स के हैं, एक है चैनल प्रोटीन्स और दूसरी हैं कैरियर प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसमें टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पर आप देखें, ये जो है वो क्या है, चैनल प्रोटीन है। यहाँ पर ये मूव करेगा टनल लाइक स्ट्रक्चर की तरह, सिंपली ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा सिंपली। इस तरह यहाँ पर ये चैनल एक बना हुआ है, यहाँ पर एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इस तरह ये सिंपली क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा टनल लाइक स्ट्रक्चर की तरह। और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी प्रोटीन है, दैट इज़ द कैरियर प्रोटीन। ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस उसको हम कहते हैं जो कि सेल के बाहर हो, और ये है इंट्रा सेलुलर स्पेस जो कि सेल के अंदर हो। अब सेल के अंदर है ये वाला स्पेस और सेल के बाहर है ये वाला स्पेस। अब सेल के बाहर से हम सेल के अंदर चीज़ लाएंगे इन दो प्रोटीन्स के थ्रू। कैरियर प्रोटीन क्या करती हैं, ये अपनी शेप को चेंज करती हैं। ये मॉलिक्यूल को सबसे पहले इंटर करेंगी अपने अंदर, और ये 180 डिग्री पर रोटेट करेंगी। देन क्या होगा, ये अपनी शेप को चेंज कर कर ये सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस को अंदर भेज देंगी। किसी भी सब्सटेंस को नहीं भेजेंगी कि वो सब्सटेंस कोई भी स्पेसिफिक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं। वो कौन से होते हैं, जो कि इस लिपिड बायलेयर के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाते। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो प्रोटीन कैरियर प्रोटीन है, यहाँ पर इसने सबसे पहले अपना एक साइड ओपन किया, फिर उसने अपने स्पेस में उस मॉलिक्यूल, उस सब्सटेंस को रख दिया, देन दूसरी साइड ओपन कर दी। देन इस तरह ये क्या हो गया, 180 डिग्री पर रोटेट होकर शेप चेंज कर कर कैरी कर दिया किसी मॉलिक्यूल को। इसको हम कहते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन। फैसिलेटेड डिफ्यूजन किसकी होती है, ये होती है आयंस की, पोलर मॉलिक्यूल की, जैसे कि वाटर है। वो सब्सटेंस जो कि लार्ज होते हैं, पोलर होते हैं, जो कि लिपिड बायलेयर के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाते, वो आते हैं इन प्रोटीन चैनल के थ्रू। सो दिस इज कॉल्ड एज फैसिलेटेड डिफ्यूजन। दूसरी है, फोर्थ नंबर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से क्लियर है, मैं आपको पहले भी बताकर आया हूँ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जाते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाने का मतलब है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक।
जिस भी चीज़ पर हम अगेंस्ट जाएंगे तो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो लिहाजा दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर एग्जांपल दिखाई गई है, सोडियम और पोटेशियम आयंस हैं जो कि क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। या आप पढ़ेंगे अपनी आगे की क्लासेस में कि किस तरह मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है और किस तरह ये आयंस इन्वॉल्व होते हैं इनमें, ये एटीपी किस तरह आती है और कहाँ से आती है, और ये किस तरह मूव करते हैं आयंस, एटीपी किस तरह यूज होती है इनको मूव करवाने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर आगे आप देखें, एक्टिविटी में है यहाँ पर कि किस तरह हम डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को प्रिडिक्ट करते हैं। इसको डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को प्रिडिक्ट करने के लिए जो अपरेटस जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक बीकर होता है, एक लार्ज पोटैटो होता है, और इसके अलावा पोटैटो पिलर होता है या स्काल्पेल होता है। और उसके अलावा आप कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाते हैं किस चीज़ का, शुगर का या सक्रोज का, जिसमें आप 100 ग्राम ऑफ शुगर लेते हैं या सक्रोज लेते हैं और 20 ml ऑफ वाटर लेते हैं आप। इसका प्रोसीजर जो है वो क्या है, आप सबसे पहले आप जो आउटर लेयर होती है, आउटर स्किन होती है पोटैटो की, उसको आपने छील देना है। और देन उसके अलावा आपने एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, पोटैटो को हाफ कर देने हैं और फ्लैट स्ट्रक्चर बना देना है उसके वन साइड का। जी यहाँ पर आप देखें, फ्लैट बेस बना देनी है उसकी। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, एक होलो कैविटी बनानी है जिसमें अपना सॉल्यूशन डालना है। ऐसी कैविटी बनानी है जिसके थ्रू पानी बह ना जाए, कि उसको हमने नीचे से मतलब कि थोड़ी सी स्पेस रख देनी है उसकी, ताकि पानी जो है वो उसमें स्टोर हो पाए। यहाँ पर आपने होलो कैविटी बना दी और स्पेस बना दी, जिसको हम होलो कैविटी मतलब कि इसका है स्पेस बना दिया आपने। यहाँ पर जैसे ये आपको जाहिर होगा, ये स्पेस आपने बना दिया है, इस स्पेस को आपने बना दिया है। इसमें आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप डालेंगे अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप डालेंगे कौन सा वाला, ये जो आपने बनाया है शुगर सॉल्यूशन या सक्रोज सॉल्यूशन। और उसके अलावा आप पिन भी इंसर्ट कर देंगे ताकि आप लेवल को मैयर कर पाएँ। और किसकी लेवल को मैयर कर पाएँ, ऑस्मोसिस की। यहाँ पर उसके अलावा हम क्या करेंगे, इस पोटैटो को हम रख देंगे, पानी का जो कंटेनर हमने बनाया है, जो बीकर जो कंटेन कर रहा है पानी, जो वाटर कंटेन कर रहा है, उसमें हम इस पोटैटो को डाल देंगे। और कुछ 15-20 मिनट के बाद हम देखेंगे तो ये जो कंटेनर का जो पानी है वो मूव करेगा उस पोटैटो के स्पेस पर, जो कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था सक्रोज का, उसकी तरफ मूव करेगा। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि पानी की तादाद कंटेनर में ज़्यादा है, जिसको हमने कहा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर पोटैटो की स्पेस में पानी की तादाद कम है, जिसको हमने कहा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इस तरह ये वाटर जो है वो मूव कर रहा है हाइपो से हाइपर तक, कम ज़्यादा तादाद से कम तादाद तक। हाइपो में पानी ज़्यादा होता है और हाइपर में पानी कम होता है, तो इस तरह ये मूव कर रहा है ज़्यादा तादाद से कम तादाद तक, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक। दिस इज कॉल्ड एज डाउन द ग्रेडियंट। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि वाटर जो है वो मूव करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, और डाइल्यूटेड का मतलब होता है जहाँ पर पानी ज़्यादा है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से मूव करता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तक। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जहाँ पर पानी कम है। तो इस तरह वाटर की मूवमेंट हमने प्रिडिक्ट कर दी। दिस इज कॉल्ड एज द प्रिडिक्शन ऑफ water movement, which is called as osmosis. So that was the today's topic. I hope so आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।